हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ इंडियन यूट्यूबर रुचि। यस, सही सुना आपने। तो यहाँ आप आम देख रहे हैं ना, तो ये मैंने निकाले हैं आम का रस बनाने के लिए। अभी 2-3 दिन पहले ही किसी का कमेंट आया था, और लास्ट ईयर तो बहुत सारे कमेंट आए थे कि दीदी गुजरात में आम रस कैसे बनाया जाता है। वैसे 2 तरह से बनाया जाता है, हाथ से और मिक्सी में। तो मैं तो मिक्सी में बनाऊँगी क्योंकि टाइम सेविंग होता है। इतना टाइम किसके पास है कि हाथ से बैठ के उसको घिसो। तो यहाँ मैंने देखिए सारे मैंगो को टुकड़ों में काट लिया है। सारे पके हुए मैंगो हैं, और अब ये एक बार में तो पूरा नहीं आएगा, आधा आधा करके मैं बनाऊंगी। तो जब मैं बनाती हूँ ना, तब इसमें ना थोड़ी सी शुगर ऐड कर देती हूँ। वैसे ऑप्शनल है, अगर आपके आम बहुत मीठे हैं ना तो आप ना डालें शुगर, ठीक है। और ये दूध भी ऑप्शनल है। कुछ लोग सिर्फ पानी डाल के बनाते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा दूध डाला है क्योंकि आम जो है वो गर्मी करता है, तो थोड़ा सा दूध डालने से अच्छा रहता है। और थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, वो इसलिए कि जिससे कि बहुत गाढ़ा ना हो जाए। और बस इसको फिर पीस लेना है, बन गया हमारा आम रस। तो ये एक बार में किया, अब दूसरी बार में भी कर दूंगी। तो हमारे गुजरात में आम रस बहुत फेमस है, मतलब लोगों के यहाँ रोज़ बनता है। यहाँ पे एवरीडे लोग रस खाते हैं, रस और रोटी, रस और पूरी। और जिस दिन रस रोटी होता है ना, उस दिन लोग सब्जी तक नहीं बनाते, इतना ये फेमस है यहाँ पे। तो आप लोग ने मांगी थी रेसिपी, तो इसलिए मैंने फटाफट दे दी है। वैसे आज के व्लॉग में 2 रेसिपीज़ है। दूसरी जो रेसिपी है वो डिनर के टाइम पे आएगी। ये व्लॉग डिनर तक कंटिन्यू होने वाला है। तो ये देखिए, सबसे पहले मेरे गणपति को मैं रखने वाली हूँ। और आज खाजा मंगाया हम लोगों ने। खाजा एक बड़ी स्पेशल सी चीज़ होती है जो यहाँ गुजरात में रस के साथ खाई जाती है। हलवाई की दुकान पे मिलती है, मठरी टाइप होती है, लेकिन उसका अलग ही टेस्ट होता है। तो ये देखिए तैयार हो गया रस। तो इसमें पहले मैं गणपति के लिए निकाल दूँगी एक खाजा और थोड़ा सा रस। खाजा और रस बहुत अच्छा लगता है। और साथ में दाल चावल भी हैं। दाल चावल दिखाने का मीनिंग नहीं है, आपने कई बार देख लिया मेरे हाथ का दाल चावल। तो यहाँ पे देखिए ये होता है खाजा, और इसके साथ रस खाया जाता है। उस दिन रोटी नहीं खाई जाती जिस दिन खाजा आता है घर में, ठीक है। गुजरात में बहुत फेमस है खाजा और रस का कॉम्बिनेशन। तो हम लोग खाना खाने बैठ गए। पहले गणपति के लिए निकाला, फिर पापा के लिए निकाला, यानी डैडी मेरे ससुर जी। क्यों निकाला वो भी बताऊंगी आपको। तो यहाँ पे आप भी आ जाइए, खाजा रस ट्राई कर लीजिए। बिल्कुल मठरी जैसा लग रहा है देखने में, थोड़ा सा स्पाइसी होता है। और ये विवेक का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि विवेक ने बचपन से खाया है, क्योंकि वो बचपन से गुजरात में ही रहते हैं ना। मतलब वो हैं मुंबई के, मतलब मुंबई के इन द सेंस कि मुंबई की उनकी मम्मी है, पापा गोवा के पास के हैं। तो लेकिन वो चूँकि यहाँ पहले से रहे हैं बचपन से। मैं तो बचपन से नहीं रही, मैं तो नॉर्थ इंडियन हूँ, तो वो ये सब पहले से खाते हैं। तो चलिए मैं अब लंच वंच कर लेती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ। मैं जा रही हूँ अभी खाना खा के आधे घंटे के बाद शैम्पू करने के लिए। तो यहाँ मेरा शैम्पू हो गया है। यहाँ पे मैं देखिए लिवॉन लगा रही हूँ। लिवॉन या कोई भी हेयर सीरम ज़रूर लगाना चाहिए नहाने के बाद। डीटैंगल हो जाते हैं हेयर्स बहुत अच्छी तरह से, और आपके बालों को ना कोई डैमेज नहीं होता। क्योंकि गीले बालों में अगर बाल जो हैं खींचे ना, तो जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं। तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप डीटैंगल करें उससे पहले कोई भी एक अच्छा सीरम लगा लीजिए। बालों की चमक भी बढ़ जाती है, डीटैंगल भी हो जाते हैं, और ज़्यादा मैनेजेबल हो जाते हैं। आप ट्राई करके देखना। सो वेरी गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रुचि, आप सभी मुझे पहचानते हो। तो आज आपको थोड़ा सा मेरा लुक हल्का फुल्का सा डिफरेंट लग रहा होगा, ज़्यादा नहीं। अगर कुछ लोग पहचान गए हो, यस, मैंने थोड़ा सा हेयर कट लिया है, और खुद से घर पे लिया है। मतलब कहीं नहीं गई हूँ मैं सैलून वलून, मैंने खुद से ये हेयर कट किया है। इस साइड से भी थोड़े से लेयर्स वगैरह कट किए हैं, ये देख सकते हो आप। थोड़े से शॉर्ट लेयर्स आपको दिख रहे होंगे। और यहाँ से भी मैंने कट किया है नीचे से, मतलब यू शेप में। वो मैं ठीक से तो नहीं कर पाई, लेकिन जिस तरह से वो पूरे बालों को इकट्ठा करके करते हैं ना, ऐसे करके पूरे बाल कट देने की कोशिश की है घर पे ही। तो आई थिंक अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है मुझे बताइएगा। हल्का फुल्का सा मैंने आगे से लेयर्स किया है, एंड आई थिंक ये अच्छा लग रहा है। मेरा हमेशा से यही कट रहा है, मैं हमेशा से यही कट रखती हूँ। कुछ लोग मुझे पूछते भी रहते हैं दीदी आपका कौन सा कट है। तो मैं हमेशा से ही पीछे से सिंपल यू और आगे से थोड़े से लेयर्स रखती हूँ, क्योंकि मेरे बाल काफ़ी थिन हैं। आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा सिल्की और थिन हैं। ज़्यादा सिल्की होते हैं और थिन होते हैं तो बिल्कुल फ्लैट लगते हैं। तो थोड़े बहुत ये कट्स चाहिए होते हैं, तो उससे थोड़ा सा हैं वो थोड़े से बाउंसी दिखते हैं। तो ये मैंने कल किया था। आप लोगों ने देख ही लिया है कि आज हम लोगों ने क्या खाया है। हमने आज रस बनाया था, और साथ में खाजा बोलते हैं इसे। और ये गुजरात में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और शॉप्स में मिलता है हलवाई वगैरह के। तो इसके साथ रस यहाँ पे बहुत फेमस है। और रस बनाने का तरीका लास्ट ईयर, इस ईयर तो नहीं, लेकिन लास्ट ईयर मुझसे काफ़ी सारे लोगों ने पूछा था कि दीदी आप रस किस तरह से बनाते हो। तो ये मैंने दिखा दिया आपको। 2 तरह से बनता है, मिक्सी में भी बनता है और हाथ से भी बनता है। हाथ से बहुत ज़्यादा लॉन्ग प्रोसीजर हो जाता है, इसलिए मैं हाथ से तो नहीं बनाती। इस तरह से मिक्सी से फटाफट बन जाता है और अच्छा लगता है। और इसमें थोड़ी सी शुगर ऐड की थी, वो ऑप्शनल है, आप करो तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो आज लंच हमारा सिर्फ यही था। और दाल चावल थे। दाल चावल तो क्या दिखाना, वो तो आप हम हज़ारों बार देख चुके हो। तो रस, खाजा और दाल चावल। और रस और खाजा जो है वो विवेक के डैडी को बहुत पसंद है, यानी मेरे ससुर जी को।
तो आज जब पहली बार खाजा आया इस सीज़न में, तो पहले हमने भगवान को भोग लगाया और फिर डैडी के लिए निकाल के रखा, यानी मेरे ससुर के लिए। मतलब जब वो ज़िंदा थे ना, तो बहुत बार घर में खाजा आता था और रस बनता था, डैडी को बहुत ज़्यादा पसंद था। तो जब भी मैं रस बनाती हूँ ना, उनकी याद आ जाती है। और विवेक जब भी खाजा लाते हैं इमोशनल से जाते हैं। आज इमोशनल हो गए थे खाना खाते खाते और पापा को मिस कर रहे थे। पापा की और उनकी बॉन्डिंग तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा, आप जाके देख लीजिएगा कि मेरे ससुर जी से मेरा रिश्ता कैसा था, उसमें मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है। तो आज का दिन भी थोड़ा हैक्टिक था, सुबह से काम करी थी। और ये मिडी है, ये आप लोग मुझे बहुत बार पहने हुए देख चुके हो, फर्स्ट टाइम नहीं वेयर कर रही हूँ मैं, कई बार वेयर कर चुकी हूँ। कॉटन की है और ये मैं काफ़ी वेयर करती थी जब सर्दियाँ थी ना, आपको याद होगा सर्दियों में मैंने बहुत वेयर किया था। तो सब लोग पूछ भी रहे थे कहाँ से ली थी, तो मैंने ये मिंत्र से ली थी। थोड़ा सा हेयर कट कर लो ना, पूरे लुक्स चेंज हो जाते हैं, एकदम से डिफरेंट सा लुक आ जाता है। मुझे खुद को डिफरेंट लग रहा है। मेरा पाँव एकदम ठीक हो चुका है, अब एकदम सूख चुका है। वो तो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया, तो अब बार बार दिखाने का मीनिंग नहीं है। मुझे भी दिखाना अजीब सा लगता है क्योंकि इस पे से स्किन पूरी हट चुकी है, मतलब सिर्फ स्किन दिखती है, नाखून भी नहीं दिखता है, खुरंट जैसा दिखता है वो जो चोट के ऊपर आ जाता है, और वो भी हट गया। तो एकदम पिंक कलर की स्किन दिखती है। तो मुझे लगता है क्या दिखाऊँ आपको, अजीब लगेगा आपको देखना, इसलिए नहीं दिखाया। आज मम्मी से भी बात हुई थी। मम्मी रोज़ ही बात होती है मम्मी से, कोई नई बात नहीं है। तो अभी बस मम्मी को ही कॉल करने जा रही हूँ क्योंकि जब उनका कॉल आया था तब मैं रस बना रही थी और मैंने 2 मिनट में फ़ोन रख दिया था। तो मैं कहा चलो मम्मी से बात कर ली जाए। और गाइज़ कुछ लोग मुझसे मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट पूछ रहे थे, तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है ruchi/खाग। मैं यहाँ मेंशन कर दूँगी स्क्रीन पे भी, एज वेल एज इंडियन यूट्यूबर रुचि, वहाँ पे नाम है मेरा, और आईडी है ruchi/खाग। आप ruchi/खाग लिखोगे तो शायद आपको मिल जाएगा आईडी, और वहाँ आप ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे। तो वहाँ आपसे मेरी बात हो सकती है मैसेज पे, और किसी की कुछ क्वेरी है, कोई गाइडेंस चाहिए, तो मैं वहाँ पे आपसे बात करूँगी। और वहाँ मैं लाइव भी आऊँगी, अब मैंने सोचा है, क्योंकि बहुत सारे मेरे इंस्टा लवर्स जो हैं वो मुझे बोलते हैं कि दीदी आप उस पर एक्टिव क्यों नहीं हो, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पेज मेरा है तो सही पिछले 1-1.5 साल से, लेकिन मैं उस पर बहुत कम एक्टिव हूँ। तो वहाँ पे आ जाइए, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं लाइव आऊँगी, कभी कभी आप लोगों के लिए लाइव चैट करूँगी आपसे। और जो भी कोई मुझसे बात करना चाहता है, जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना दीदी आपसे बात करनी हो तो कैसे करें, तो आप वहाँ मुझे मैसेज पे बात कर सकते हैं, वहाँ मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी, दैट्स माई प्रॉमिस। ठीक है, तो आज ही ज्वाइन कर लीजिए। मैंने कम्युनिटी पे भी पिक लगाया हुआ है मेरे इंस्टाग्राम का, जिससे कि आप देख सकें कि किस टाइप का मेरा पेज है और वहाँ पे आईडी क्या है, एज वेल एज मैं यहाँ पे भी लिख दूँगी आईडी। ठीक है, तो आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पे मुझे, तो वहाँ पे करेंगे ढेर सारी बातें और सबके कमेंट्स का, सबके मैसेजेस का भी रिप्लाई करूँगी। और वहाँ आप मेरे पर्सनल लाइफ देख सकते हो, लाइक मेरे पर्सनल फ़ोटोज़ बहुत सारे जो मैं रोज़ ही पोस्ट करूँगी। अब से मैंने सोचा है कि, वैसे मैंने शुरू कर दिया है काफ़ी दिन पहले से इंस्टाग्राम पे मेरे फ़ोटोज़ वगैरह पोस्ट करना, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि वहाँ आप मेरे विवेक के, मेरी फैमिली के, मम्मी पापा सबके मेरे आए दिन आप मेरी पर्सनल फ़ोटोज़ देख सकते हैं वहाँ पे मेरे। ठीक है, वहाँ मैं फ़ोटोज़ वगैरह डालती ही रहती हूँ अब, तो कनेक्ट हो जाइए आज ही। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी आपसे बातें करनी हैं, आराम से थोड़ी देर के बात करती हूँ। चलिए फिर आराम से मिलती हूँ, मैं थोड़ा सा बैठ जाती हूँ, थोड़ा काम निपटा लेती हूँ। ओके, बाय। तो चलिए गाइस, शाम का टाइम हो गया है, थोड़ा बहुत घर ठीक कर लेते हैं जैसे मैं हमेशा करती हूँ। और मुझे पता है कि आप लोगों ने ना ये बेडशीट करीब 20-25 दिनों से आप देख रहे हो, तो आप बोर हो गए होंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि ये बीच में वॉश हो चुकी है। एक दिन मैंने बीच में व्लॉगिंग ही नहीं की थी, मेरा ऐसे ही कुछ कोई दूसरा वीडियो आया था लाइक किसी प्रोडक्ट के लिए, तो वो दिन मैंने वॉश कर दी हुई थी। तो ये हुआ क्या कि वॉश होके सूख के ना ऐसे ही रखी हुई थी तह लगाने वाले कपड़ों में, तो फिर मैंने यही बिछा दी थी। मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं कि आपकी आंखों को भी तो कुछ ट्रीट चाहिए ना। तो अब मैं बहुत जल्दी चेंज कर दूंगी, क्योंकि मैंने अभी कुछ ही दिन पहले धोई है। तो अब की बार जब मैं चेंज करूंगी ना, तो एक बहुत अच्छी सी बेडशीट चेंज कर दूंगी, डोंट वरी गाइस। ठीक है, वैसे रात को हम इसके ऊपर दूसरी बिछा लेते हैं। तो यहाँ मैंने रूम साफ़ कर दिया और नीचे कुछ तह लगाने के कपड़े पड़े हुए हैं, तो इनको मैं तह लगाऊंगी अब बैठ के। और हवा बहुत ही अच्छी चल रही है, आप देख सकते हो बालकनी ओपन की तो कितनी अच्छी वाली ठंडी वाली हवा चल रही है। वैसे गाइज़, ये व्लॉग जब मैंने शूट किया था, मेरे व्लॉग्स हमेशा 2-3 दिन पीछे चलते हैं, वो आपको पता है, तो उस टाइम पे तो मैं ठीक थी। लेकिन जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो वैसे काफ़ी दिनों से ठीक नहीं है। जैसे मैंने आपको कल के व्लॉग में भी बताया, हुआ तो कुछ नहीं है, वैसे तो मैं ठीक ठाक ही दिख रही हूँ आपको।
लेकिन थोड़ा सा थकान है मेरे शरीर में अंदर, तो थोड़ा सा रिलैक्स करने की ज़रूरत है। बस ये रीज़न है कि मैं बहुत हैवी रेसिपीज़ अभी शेयर नहीं कर रही हूँ, कुछ दिनों के बाद करूँगी। थोड़ा सा शरीर को भी रेस्ट ज़रूरी है, क्योंकि मैं ठीक रहूँगी तो ही व्लॉगिंग कर पाऊँगी ना, इसलिए कभी कभी खुद पे ध्यान देना ज़रूरी होता है। लेकिन फिर भी मैं व्लॉगिंग तो कर ही लेती हूँ, भले सिंपल रेसिपीज़ के साथ या फिर छोटे मोटे व्लॉग, ज़्यादा बड़े नहीं, बट मैं कर लेती हूँ बिकॉज आई नो यू गाइज़ वेट फॉर माई व्लॉग्स। और मेरे लिए आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए व्लॉगिंग करना तो बनता है, उसके बिना कैसे चलेगा ना। तो चलिए किचन में चलते हैं। यहाँ पे मैं रखूँगी चाय, शाम की चाय के लिए आप भी आ जाइए। वैसे आप लोगों को मेरे घर की चाय बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मैं बनाती हूँ इसमें अदरक वदरक डाल के। और चाय का मसाला कुछ लोग पूछते रहते हैं मुझे, दीदी क्या डालते हो आप, वो जो पाउडर जैसा डालते हो, वो तुलसी चाय मसाला है। वैसे आपके यहाँ अगर ना मिले ना, गुजरात में तो मिल जाता है, तो आप अदरक वाली चाय बना लो, या फिर एवरेस्ट का भी चाय मसाला आता है, टी मसाला, वो भी अच्छा है, आप वो ट्राई कर लो। या फिर चाय का मसाला घर पे भी बनाया जा सकता है, तो उसकी रेसिपी बहुत जल्द मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं चाय बना लेती हूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ। अभी टाइम हुआ है 8 बजे का। हम लोग थोड़ी देर के लिए टेरेस पे गए थे और जस्ट अभी नीचे आके मैंने भगवान का दिया किया है। आलू उबलने रखे हैं, मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। बच्चे बहुत दिनों से कह रहे हैं, मैंने कब से मेरे चैनल पे शेयर नहीं किया आलू के पराठे। कितने सारे स्टफ़ पराठे शेयर किए, लेकिन आलू के पराठे मैंने आज तक शेयर नहीं किए हैं, मतलब बहुत वक्त पहले किए थे। तो चलिए आज वही बना लेते हैं। बस अभी आटा लगाने जा रही हूँ और आलू को उबलने रख दिया है। 8 बज रहे, तो आई थिंक 9 सवा 9 तक मैं रेडी कर लूँगी, फिर हम लोग खाना खा लेंगे। उसके बाद में फिर एडिटिंग वगैरह करूँगी, जो भी मैं करती हूँ। आज तो विवेक से मिलवाया ही नहीं, तो उनसे अभी आपको मिलवाती हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, फिर आपको मिलवाती हूँ। तो देखिए यहाँ चल रही है ठंडी वाली हवा, और रात का व्यू आपको बालकनी का दिखा देती हूँ अभी, क्योंकि कुछ लोगों को अच्छा लगता है देखना, सिर्फ इसीलिए। तो चलिए अब किचन में चलते हैं, आलू के पराठे की तैयारी करते हैं। तो वैसे आलू के पराठे कई तरह से बनते हैं, लेकिन आज मैं एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ, फिर दूसरी बार दूसरी कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ी प्याज फाइनली चॉप कर ली है। इसके ऊपर ही मैं हरी मिर्ची के टुकड़े काट दूँगी, पतले पतले, जो भी काटना है वो फाइनली चॉप करना है। और हरा धनिया भी काट लूँगी इसके अंदर, ठीक है। एक साइड पर मैंने आलू बॉयल होने रखे हैं, तो इनको भी निकाल लेते हैं। बॉयल हो चुके हैं, बड़े बड़े आलू हैं, इसलिए सिर्फ 4 किए हैं मैंने। और यहाँ पर प्रिशा बैठ के जो है मुझे छील के दे रही है। जब भी मैं खाना बनाती हूँ, आपको पता ही है, वो हमेशा मुझे हेल्प करती है। और थोड़ा बहुत तो बच्चे को सिखाना भी चाहिए, सो दैट वो सेल्फ इंडिपेंडेंट मतलब बन सकें, इंडिपेंडेंट बन सकें, सेल्फ डिपेंडेंट, यानी किसी की ज़रूरत ना पड़े, उन्हें खुद से मैनेज कर सकें। तो आज विवेक से मैं मिलवा ही नहीं पा रही हूँ आपको, क्योंकि ये फ़ोन पे बहुत बिजी हैं, लेकिन उन्होंने हाई कर दिया, क्योंकि मैंने उन्हें बोला एटलीस्ट हाई तो कर दो। तो चलिए अब आलू का मसाला बनाते हैं। आलू बॉईल हो चुके हैं, ठंडे भी हो गए, थोड़े पंखे में रख दिए थे मैंने। और अब मैंने जो प्याज, हरी मिर्च और धनिया काट के रखा था वो डाल दिया। अब मैं मसाले क्या क्या डालती हूँ, धनिया जीरा पाउडर डालती हूँ मैं, लाल मिर्ची, नमक, ये नमक डाला मैंने, स्वाद अनुसार आप डाल सकते हो। फिर थोड़ी सी कश्मीरी मिर्ची और थोड़ी सी ये तीखी मिर्ची, ये चिली फ्लेक्स भी डाली है मैंने। कुछ लोग इसमें अमचूर भी डालते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती। अगर आपको डालना है, ज़्यादा खट्टा पसंद है, डाल सकते हैं। कुछ लोग गरम मसाला भी डालते हैं, मैं वो भी नहीं डालती हूँ, सिर्फ मैं इतने ही मसाले डालती हूँ, धनिया जीरा पाउडर, नमक, मिर्ची, कश्मीरी मिर्ची, बस दैट्स इट। प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च, बस यही डाला है। और ये स्टफ़ मेरा तैयार हो गया। ये आटा मैंने लगा दिया था, रेस्ट होने रख दिया था। आटे को मैं रोटी जैसा भी नहीं बनाती हूँ और पूरी जैसा भी नहीं बनाती हूँ, थोड़ा सा हार्ड लेकिन थोड़ा सा सॉफ्ट, मीडियम। तो अब मैं आपको बताती हूँ मैं किस तरह बेलती हूँ। मेरे पराठे पूरे खुल जाते हैं, कुछ लोग गोल भी बेलते हैं, पर विवेक को ये खोल के खाते हैं मेरे पराठे ना, पूरा लेयर उसका हटा के बटर लगा के अंदर फिर खाती है प्रिशा, और विवेक को भी यही वाले पसंद है। तो बस जैसे मैंने प्याज पराठे में आपको बताया था, लंबा लंबा बेल लेना है। और हम नॉर्थ इंडियंस के पराठे ना काफ़ी फेमस होते हैं, आलू पराठे, मेरी मम्मी से मैंने सीखे हैं, मम्मी इसी तरह से बनाती थी। तो बस ऐसे ट्राइंगल जैसा मैं बना दूँगी और बस इसको बेल देना है। बेलते टाइम थोड़ा ध्यान रखें कि पहले हाथ से थोड़ा ऐसे कर लें, ताकि अंदर का मिक्सचर एडजस्ट हो जाए।
और बस इसको बेल देना है अच्छी तरह से। बस इतना ध्यान रखें कि अंदर धनिया और प्याज वगैरह जो आप डालें ना काट के, जैसे मैंने डाला है, उनमें पानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर बेलने में प्रॉब्लम आएगा। तो बस अब इसको मीडियम गैस पे सेकना है। ज़्यादा तेज़ गैस पे कभी भी पराठे ना सेकें, नहीं तो जलने का डर रहता है। और आप देखेंगे कि मेरा पूरा पराठा खुल जाएगा। और इसके साथ आप सॉस, दही, अचार कुछ भी कंबाइन कर सकते हैं। मीठा अचार, खट्टा अचार, दही भी बहुत अच्छी लगती है। बच्चे सॉस के साथ खाते हैं। और इसके ऊपर अगर आप घर का बनाया हुआ बटर वगैरह लगा लो ना, ऐसे खोल के अंदर डाल लो तो मज़ा ही आ जाए। तो देखिए इस तरह से मेरे पराठे खुल जाते हैं। तो ये मेरा दूसरा बन रहा है। आप भी आ जाइए और इस तरह से ज़रूर ट्राई करना। और दूसरी जो रेसिपी है ना, उससे भी बहुत अच्छा बनता है। वो वैसे मेरी मम्मी भी बनाती थी। पता है मेरी मम्मी है ना, कुकर में सब्जी की तरह छौंक देती थी, तड़का लगा देती थी आलूओं को, सूखे आलू, और फिर ठंडा करके बाद में उसका भी बनाती थी। और एक और तरीके से भी बनाती थी, वो उबालने के बाद तड़का लगाती थी आलू में। बहुत सारे तरीके से बनते हैं, लेकिन ये भी बहुत टेस्टी बने हैं। विवेक को बहुत मज़ा आ रहा है। आज काफ़ी टाइम के बाद वो आलू पराठे खा रहे हैं। जनरली वो आलू पराठे नहीं खाते, और मैं बनाती भी बहुत कम हूँ, क्योंकि फिर मैं बनाती हूँ तो उनका मन करता है खाने का। आलू काफ़ी हैवी होते हैं ना, आलू वगैरह इतना ज़्यादा हमारे यहाँ कंजम्पशन आलू का नहीं है, आपने देखा होगा। कम ही बनती है आलू की सब्ज़ी, कभी कभार, बहुत ज़्यादा नहीं। तो चलिए मैं बना लेती हूँ, फिर आपको आराम से मिलती हूँ खाना वाना खा के। ओके। खाना वाना सब हो गया और आलू के पराठे बहुत अच्छे बने थे। इस तरह से आप लोग ट्राई कीजिएगा। और कई सारे तरीके से बनते हैं। ये तो मैंने सिंपल स्टफ़ में सब मिक्स करके बनाया था, मतलब कच्चे आलू में, मतलब यानी कि उबले हुए आलू में। कुछ मेरे मम्मी जिस तरह से बनाती थी, तो वो आलू बॉईल करके उसको छौंक लगाती थी, तड़का लगाती थी, उसके बाद उसको मैश करके सब उसमें प्याज, ये खाना खाते हुए थोड़ा निकल गया, प्याज वगैरह मिक्स करके बनाती थी। वो भी बहुत टेस्टी बनते थे। तो मैं जब कभी वाले स्टाइल से बनाऊँगी तो वो भी शेयर कर दूँगी। आई थिंक अच्छा लग रहा है हेयर कट, ये जो मैंने थोड़ा सा लिया है, और ये हल्का फुल्का सा कर्ल आया हुआ है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है हेयर कट। अच्छा किया ना मैंने, मुझे आता है एक्चुअली। मैं काफ़ी टाइम से खुद ही करती हूँ। पहले भी मैं बहुत कम जाती थी पार्लर हेयर कट के लिए, खुद ही अपना हेयर कट कर लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे भी मैंने एक हल्का सा लेयर दिया है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना। 100K का माइलस्टोन एक ऐसा माइलस्टोन होता है, एक ऐसा क्या बोलते हैं, वो होता है कि जब ये क्रॉस हो जाता है ना तो बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है यार। मतलब अनबिलीवेबल खुशी होती है हम लोगों को, यूट्यूबर्स को। तो मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ की। तो अब ये 100K का सेलिब्रेशन, तो आई थिंक जब तक 1.25 लाख सब्सक्राइबर्स नहीं हो जाएंगे तब तक 100K का सेलिब्रेशन मेरे मन में चलने वाला है। तो बहुत खुश हूँ मैं। देखिए विवेक मुझे क्या देते हैं आज। बस उन्होंने मुझे इतना बताया कि उन्होंने मेरे लिए कुछ अरेंज किया है। देखते हैं फिर उन्होंने मेरे लिए क्या अरेंज किया है। यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए तो, कि उन्होंने कुछ अरेंज किया है। अभी टाइम कितना हो गया है? 9:32। तो अब ये व्लॉग मैं एंड करूँगी बस आपसे बातचीत करके, बिकॉज फिर मेरे को एडिटिंग वगैरह करनी होती है। ये टाइम होता है मेरा एडिटिंग का। 10 o'clock मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं एडिटिंग करने बैठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे लगते हैं लगभग 1.5 से 2 घंटे, कभी कभी 1.5 घंटा, कभी कभी 2 घंटे लग जाते हैं। तो जितना जल्दी शुरू करूँ उतना जल्दी अच्छा रहता है। और एडिटिंग पे से उठने के बाद फिर मैं अपना फेस वॉश करके अपना नाइट स्किन केयर करती हूँ। और आज विवेक ने भी आलू पराठे खाए। जनरली वो रात को ये सब चीज़ें अवॉइड करते हैं, लेकिन आज उन्होंने खाया कि मैंने बहुत टाइम के बाद बनाया था। मैं सच बोलूँ ना आपको, पहले वो बहुत आलू पराठे खाते थे। जब से उनको हार्ट अटैक आया ना, उन्होंने बिल्कुल बंद जैसा कर दिया। आज खाया बहुत दिन बाद। तो जब उनको हार्ट अटैक आया था ना, तब उन्हें बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, मतलब ये सारी चीज़ें छोड़ने में। कुछ चीज़ों को बिल्कुल छोड़ दिया उन्होंने। आज भी वो दिन याद आते हैं ना तो लाइक यू नो रूह सी काँप जाती है। वो वक्त मैं याद करती हूँ तो मेरी रूह काँपती है, क्योंकि मुझे ही पता है वो वक्त मैंने कैसे निकाला है। आप मानेंगे मैंने यूट्यूब छोड़ ही दिया था। मतलब मुझे स्टार्ट किया अभी सिर्फ 3-4 महीने हुए थे, इनको अटैक आ गया था। तो फिर मैं 2 महीने तक यूट्यूब पे से गायब रही थी। तब मेरे सब्सक्राइबर आई थिंक 150-200 थे। 200 सब्सक्राइबर्स की फैमिली थी। और फिर इनको अटैक आया मई 2018 में। और जब इनको अटैक आया, मैं इतनी ज़्यादा सदमे में आ गई थी और इतनी डर गई थी कि इनकी केयर करने में मुझे बहुत वक्त लगा। मतलब 2 महीने तक मैंने इनकी बहुत केयर की है।
और एक तरह से यूट्यूब मैंने छोड़ ही दिया था एक तरह से यूट्यूब मैं छोड़ चुकी थी। मैंने सोच लिया था कि अब क्या करना है, वैसे भी सब्सक्राइबर्स तो बहुत कम है, तो दोबारा से एक कनेक्शन कट गया ऑडियंस के साथ, और एक मैं क्या बोलते हैं उसको, मतलब आदत नहीं रही व्लॉग बनाने की, तो फिर मैं दोबारा से कम बैक नहीं करने वाली थी। बस पता नहीं मैं दोबारा से कैसे आ गई। मैंने जून में फिर से वीडियो बनाया। मेरी एक सब्सक्राइबर है, उनका नाम है हेता, वो मुझे पर्सनली भी जानती है, तो उनके कॉल मेरे पास आए थे मई मंथ के एंडिंग में, जून में, कि आप कब बनाओगे। जुलाई में भी आए थे, तो मैंने शायद जुलाई से डालना शुरू किया था, जून के एंडिंग या जुलाई, यानी 1.5-2 महीने का गैप आ गया था आराम से। मई 5 को उनको अटैक आया था और मैंने आई थिंक वीडियो डाला था, फिर जून में, वो भी छोटा सा डाला था, प्रॉपर नहीं डाला था। आप समझो कि मैंने एक तरह से छोड़ ही दिया था, लेकिन उन सब्सक्राइबर्स की वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। मतलब मैंने नहीं छोड़ा, क्योंकि वो लोगों ने मुझे वापस से खींच लिया अपनी तरफ। और वो जो टाइम था ना जब इनको अटैक आया था, वो जो टाइम बीता था ना, वो बहुत ही ज़्यादा डरावना था। आज भी मैं वो दिन याद करती हूँ तो डर जाती हूँ। मतलब जब इनको अटैक आया था, ये महाराष्ट्र में थे और मैं गुजरात में थी, और इनका फ़ोन आया था, ये काम पे गए थे अपनी फ़ोटोग्राफी पे, और गर्मियों का टाइम था, 5 मई की बात है 2018 की, और इनका फ़ोन आया कि मुझे हार्ट में पेन हो रहा है हल्का हल्का। मैंने बोला कहीं गैस तो नहीं हो गई, आप एक इनो खा के, इनो पी के सो जाओ। दोपहर का टाइम था, सुबह ये घर से गए थे, और पता है जब ये घर से गए थे ना, तो मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। एक इंट्यूशन थी, लेकिन इंट्यूशन प्रॉपर नहीं थी कि मैं उनको रोक सकूं, बट फिर भी मेरे मुँह से 2-4 बार निकला था कि मत जाओ, बहुत गर्मी है, किसी को अपनी जगह भेज दो काम करने। लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और ये बस निकल पड़े, चले गए। पता नहीं जिस वक्त ये लिफ्ट का दरवाज़ा ओपन कर रहे थे, मैं सामने खड़ी हुई थी, इसी घर की बात है, तो जब इन्होंने मुझे ऐसे बाय किया ना, तो मुझे कुछ अजीब सा स्ट्राइक हुआ, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पाई, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत मना कर चुकी थी, मेरी बात नहीं माने थे, ये चले ही गए थे, चले ही जाने वाले थे, साथ में किसी को लेके जाने वाले थे। तो पता नहीं इन्होंने लिफ्ट बंद की ना और ऐसे बाय कर रहे थे ना, तो मुझे कुछ हुआ अजीब सा, मुझे भी नहीं पता, आज भी नहीं जानती मैं क्या हुआ। मुझे कुछ ऐसा लगा कि मतलब कुछ हुआ, अजीब लगा, कुछ नॉर्मल नहीं लगा, यूजुअल नहीं था। लेकिन वो चले गए। खैर उसके बाद दोपहर को वो वहाँ पहुँचे और उसके 2 घंटे बाद फ़ोन आया, मुझे हार्ट में पेन हो रहा है, वो चेस्ट में और बैक साइड में होता है ना, शोल्डर में, लेफ़्ट शोल्डर में दर्द हो रहा था, पीठ बैक साइड पे। फिर उन्होंने मुझे 5 बजे फ़ोन किया, रुचि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं कहा आप डॉक्टर के पास जाओ तुरंत। वो डॉक्टर के पास गए, और जो उसके बाद कॉल आई वो डायरेक्ट डॉक्टर की मेरे पास आई। आप सोचो, मैंने फ़ोन उठाया, मुझे लगा विवेक ही होंगे, विवेक के फ़ोन से गया था, बट थे डॉक्टर। डॉक्टर ने मुझे बोला ही इज़ हैविंग अ सीवियर हार्ट अटैक एंड ही वांट्स टू कम बैक टू होम, एडमिट होने के लिए मना कर रहे हैं। ओ माय गॉड, आई वाज लाइक मतलब मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई कि यार क्या हो गया, ये कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन मैंने एकदम क्विकली राइट टाइम पे राइट डिसीज़न लिया। मैंने डॉक्टर को बोला इनको बोलने दो कि ये आना चाह रहे हैं, आने मत देना, आप इनको एडमिट करो, प्रॉपर जो भी ट्रीटमेंट होती है वो दो, कुछ मत सोचना, आके मैं सब पेमेंट्स कर दूँगी, बस उनको जो ट्रीटमेंट चाहिए वो दीजिए आप, मैं पहुँच रही हूँ। फिर सवाल आया बच्चों को कहाँ छोड़ूं। बस इनके एक फ्रेंड को फ़ोन किया जो इनका बहुत बेस्ट फ्रेंड है, मैं बोल सकती हूँ, ऐसे ऐसे हुआ है, मुझे अभी के अभी जाना है। अब जिस जगह पे वो थे वो जगह भी ऐसी थी कि वहाँ जाने के लिए कोई बस वस उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थी, ना ट्रेन। शाम के 6:30 बजे का टाइम था, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था, हाथ पांव कांप रहे थे। उसी हालत में मैंने मेरी फ्रेंड को फ़ोन किया, मतलब वो विवेक के जो बेस्ट फ्रेंड मुझे लेके जाने वाले थे, उनकी वाइफ, वहाँ दोनों बच्चों को छोड़ा, भाई संभालो इनको। और उनका दोस्त मुझे रात को ही लेके अपनी गाड़ी से उनके पास गए, और मैं रात को 12 बजे वहाँ पे पहुँची थी। और जब मैं पहुँची तो मेरी हालत ऐसी थी कि बस विवेक को जल्दी से देख लूँ, लेकिन मुझे आईसीयू के बाहर थोड़ी देर खड़ा रहना पड़ा, मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे थे, लेकिन मैं रोने लग गई। और फिर थोड़ी देर वेट करने के बाद मैं फट पड़ी, बस मुझे मेरे हस्बैंड से मिलना है। तो वो बंदा भी घबरा गया बेचारा जो बैठा हुआ था आईसीयू के बाहर। वो बोला ठीक है मैडम जाओ। जब मैं वहाँ पहुँची ना, तो इनको पता नहीं लगा था कि रुचि आ गई करके, तो वो ऐसे ऐसे बेड से देख रहे थे, और जैसे इन्होंने मुझे देखा ना, रो पड़े, और मैं भी रो पड़ी। लेकिन फिर इनको हिम्मत आ गई। मुझे अब बोलते हैं कि मैं बहुत राह देख रहा था, जब से मैं एडमिट हुआ था बस मैं देखे जा रहा था कि कब आएगी रुचि। बहुत अकेला लग रहा था, लेकिन जैसी तो आई ऐसा लगा सब मेरे घर वाले आ गए, अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, अब ये सब संभाल लेगी। वो टाइम बहुत डरावना है मेरे जीवन का। बस फिर नेक्स्ट डे में उनको, जब उनकी हालत थोड़ी सी बेटर हुई, तो डॉक्टर ने, चूँकि उस सिटी में मैं ज़्यादा रह नहीं सकती थी, बच्चे यहाँ थे और वहाँ मैं किसी को जानती नहीं थी, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने जो वो एम्बुलेंस होती है ना जिसके अंदर पूरा सेटअप होता है हार्ट पेशेंट के लिए, लाइक ऑक्सीजन एवरीथिंग पूरा सेटअप होता है, उसके साथ, उस एम्बुलेंस के साथ उन्होंने हमें
यहाँ पे शिफ्ट किया, फिर यहाँ मैंने दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। फिर हम लोग 10 दिन तक यहाँ हॉस्पिटल में थे। उनकी 2 एंजियोग्राफी हुई हैं और उनको कोई ब्लॉकेज नहीं आया था। ये स्ट्रेस की वजह से बोला डॉक्टर ने, या क्या ब्लॉकेज कुछ भी नहीं था, इसीलिए 2 एंजियोग्राफी हुई थी, क्योंकि डॉक्टर कंफ्यूज था कि बिना ब्लॉकेज के हार्ट अटैक कैसे आया। एंड कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी किसी सर्जरी की, और मेडिसिन वगैरह दे दी और वो अभी तक चल रही हैं। नाउ ही इज़ ओके। तो ये है, मतलब ये कहानी है इनके हार्ट अटैक की। आज भी सोचती हूँ ना तो डर जाती हूँ, सिहर जाती हूँ, मेरी आत्मा बहुत डर जाती है कि भगवान ऐसा दिन किसी भी सुहागन को ना दिखाए। तो इसीलिए इनकी इतनी केयर करती हूँ मैं। आप लोगों को लगता है मैं ऑयली खिलाती रहती हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई बार इनका अलग से खाना बनता है। जिस दिन अगर बच्चों के लिए कुछ ऐसी हैवी चीज़ बन जाती है ना, तो उस दिन इनकी खिचड़ी भी बन जाती है या फिर दाल चावल होते हैं। लेकिन इनको मैं ऐसा नहीं, मतलब, और मेडिसिन और इनका प्रॉपर चेकअप, हर दूसरे महीने पे इनका ब्लड टेस्ट होता है। मेरा भी होता है, क्योंकि मुझे भी कोलेस्ट्रॉल का इशू था पहले, अब तो ठीक है। तो ये है, बहुत लंबी स्टोरी सुना दी मैंने आपको। वैसे कुछ लोग जानना भी चाहते थे कि भैया को हार्ट अटैक कैसे आया था, कहाँ थे। तो वो टाइम पे मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत अकेली घूमी हूँ, बहुत मतलब टूट गई थी अंदर से। और 10 दिन जब ये हॉस्पिटल में थे तो इनको हिम्मत देती रहती थी, लेकिन अकेले चुपचाप बाथरूम में जाके रो लेती थी मैं, क्योंकि मेरे पास मेरे मम्मी पापा भी नहीं थे, वो तो बहुत दूर थे। और वही टाइम था जब मम्मी पापा ने विवेक को एक्सेप्ट किया, क्योंकि कुछ लोगों को पता नहीं है ना कि कब एक्सेप्ट किया। तो हार्ट अटैक के टाइम पर ही मम्मी ने विवेक को एक्सेप्ट किया, तब तक एक्सेप्ट नहीं किया था, सिर्फ पापा ने एक्सेप्ट किया था। ये मेरी स्टोरी आज बता देती हूँ आपको। तो तभी एक्सेप्ट किया था, बस तब से आज तक मम्मी पापा मेरे मम्मी पापा से ज़्यादा इनके मम्मी पापा बन चुके हैं। आज भी कई बार ऐसे चुपचाप भी बैठी हूँ और वो दिन के ख्याल आ जाए ना, तो मैं उस बारे में सोचना बंद कर देती हूँ। मैं इतनी ज़्यादा उस वक्त डर गई थी। मुझे याद है जब मैं इनके पास महाराष्ट्र पहुँची थी, मैंने जो बताया इनको अटैक आया और मैं रात को निकली थी यहाँ से, तब मैं रात भर तो बैठी रही ICU के बाहर। लेकिन सुबह में जब मम्मी को मैंने कॉल किया पहला, तब जो मैं हिड़क हिड़क के रोई थी ना फ़ोन पे, क्योंकि क्या होता है ना, मैं कितनी भी स्ट्रांग हूँ अपने माँ बाप के सामने तो टूटूंगी ना। तो ऐसी सब स्टोरी है गाइस। चलिए फिर इस ब्लॉग को एंड कर देती हूँ, लंबा होता जा रहा है। आपको बहुत लंबी स्टोरी सुना दी, विवेक से सिर्फ आपका हाई करवाया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो आज बहुत बिजी हैं फ़ोन पे, अभी डैडी से ही बात करते हैं मेरे। भगवान ऐसे दिन किसी को ना दिखाए, सबके सुहाग बने रहे, मेरा भी बना रहे और सबका बना रहे, और सब अपने अपने हस्बैंड्स के साथ, बच्चों के साथ खुशी से रहे। बस इसी कामना के साथ इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ये ज़िंदगी हमें एक ही बार मिली और बहुत खूबसूरत है, और हमारे ही हाथ में है इस ज़िंदगी की खूबसूरती को देखना, और इस ज़िंदगी में खूबसूरती को ढूंढना और खुशियों को ढूंढना। तो क्यों ना इसे ढूंढ के हम खुश रहें रोज़, है ना। और घर पर रहिए और सेफ़ रहिए, बिल्कुल अपना अपना ध्यान रखिए, बिना ज़रूरत के बाहर मत निकलिए। लव यू, बाय।